Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपको गांधी जी की नई तालीम, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा और वी से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इस पे 100% आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है। मैंने पूरा का पूरा इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका स्वरूप क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी विशेषताएं, इसके सिद्धांत, इसके सारे के सारे उद्देश्य आपको इस टॉपिक में समझाए हैं। तो आप ये ध्यान से देखिए क्योंकि 100% ये वाला क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। देखिए, पहले हम समझते हैं ये जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसे शॉर्ट में हम NCF भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? NCF। N का मतलब नेशनल, C का मतलब करिकुलम और F का मतलब फ्रेमवर्क, और हिंदी में ये कहलाता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि ये क्यों आया। देखिए, सबसे पहले आपका क्या था, 2000 में NDA की गवर्नमेंट थी तो उसके बाद 2004 में जो था UPA की गवर्नमेंट बनी। तो UPA की गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो NDA की गवर्नमेंट है, इन्होंने जो है पूरे पाठ्यक्रम का जो है भगवाकरण कर दिया है और हमारी कंट्री धर्मनिरपेक्ष है, तो उसके हिसाब से हमें अपने पाठ्यक्रम को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा कारण था कि उन्होंने कहा कि हम 21st सेंचुरी में जो है जा रहे हैं, तो हमारा नेशनल करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि हम 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं और जो अपॉर्चुनिटी है उनको जो है बच्चे टैप कर सकें। नेक्स्ट था कि उन्होंने कहा कि ये जो हमारा आज की एज है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है। सब चीज़ें कंप्यूटराइज हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूरा संसार ही एक छोटे से गांव की तरह हो गया है। हम आराम से यहाँ पे बैठे हुए अमेरिका में बातें कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी चेंज आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा क्यूरिकुलम इन सब बातों पे डिपेंड होना चाहिए। और दूसरा था कि हर 5 साल बाद वैसे भी जो है हम अपने करिकुलम को जो है रिवाइज करते हैं, तो 2005 में तो ये वैसे ही रिवाइज होना था। तो इन मेन 4 रीज़न की वजह से NCERT की जो है 2004 में एक मीटिंग बुलाई गई। ये जो थी 14 जुलाई से 19 जुलाई तक चली और फिर उन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जो एक रूपरेखा बनाई और दिसंबर में इसको जो है पब्लिश किया गया और इसका नाम दिया गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इस करिकुलम में ये बताया गया कि हमें फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक के बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है और क्या क्या हमें उसमें पढ़ाना है और कब कब हमें क्या क्या शिक्षा देनी है। तो मेन किन बातों पे किया गया, कब देनी है शिक्षा, क्या पढ़ाना है हमें और पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षा से रिलेटेड सारी बातें जो हैं इसमें आ गई। तो ये तो था इसका रूपरेखा कि हमारी जो है किस तरीके से ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बना। अब इसमें सबसे पहले बताया गया कि इसका क्या स्वरूप होना चाहिए। स्वरूप का मतलब है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ाने हैं। तो इन्होंने इसको जो है 4 उसमें बताया कि कक्षा 1 से 5 तक, फिर लिया 6 से 8 तक और दूसरा लिया 9 से 10 तक, फिर उन्होंने उच्च माध्यमिक स्तर लिया 11 से 12 तक। तो कौन कौन से स्तर हो गए, एक हुआ प्राथमिक स्तर, दूसरा हुआ उच्च प्राथमिक स्तर, तीसरा हुआ आपका माध्यमिक स्तर और चौथा हुआ आपका उच्च माध्यमिक स्तर। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पे हमारे को क्या सिखाना है, अपनी मातृभाषा सिखानी है। मातृभाषा जरूरी नहीं है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, अगर कोई बंगाल का बच्चा है तो बंगाली जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है वो उसी की जो क्षेत्रीय भाषा है वही उसकी मातृभाषा है।
तमिलनाडु में तमिल है आपकी, पंजाब में आपकी पंजाबी है। तो जहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वही उसकी मातृभाषा है, तो उसी में उसे शिक्षा देनी है। इसके अलावा उसे इंग्लिश, मैथ्स, एनवायरनमेंट की स्टडी, आर्ट्स और कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी सिखाना है। तो प्राथमिक स्तर में 1 से 5 तक हमें इन सब्जेक्ट की शिक्षा देनी है। फिर उच्च प्राथमिक स्तर पे उन्होंने कहा कि हमें प्राथमिक स्तर पे तो रीजनल लैंग्वेज सिखानी थी, फिर कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी सिखानी है। जैसे रीजनल लैंग्वेज में ले रहे हो तो आपको हिंदी या संस्कृत भी सीखी जाएगी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, आर्ट और वर्क एक्सपीरियंस सीखेंगे। तो ज़्यादातर प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के सब्जेक्ट सेम ही थे। प्राथमिक स्तर पे मदर टंग जरूरी थी और उच्च माध्यमिक स्तर पे क्या था, आपको एक और अपनी जो देश की 2 अन्य और भाषाएं थी उनको सीखना था। फिर आता है आपका माध्यमिक स्तर जो होता है 9 से लेके 10th तक। इसमें आपको रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, उर्दू, आर्ट और कंप्यूटर एजुकेशन की शिक्षा दी जानी कंपलसरी थी। फिर आया आपका उच्च माध्यमिक स्तर, ये 11 से 12 तक था। इसमें उन्होंने सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कंपलसरी सब्जेक्ट और एक आपके ऑप्शनल। कंपलसरी में आपको कोई लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जरूर पढ़नी है, इंग्लिश जरूर पढ़ना है और मैथ्स पढ़ना है। ऑप्शनल में आपके ऊपर ऑप्शनल था, चाहे तो अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो साइंस के सारे सब्जेक्ट लीजिए, अगर आप आर्ट करना चाहते हैं तो आर्ट के सब्जेक्ट ले लीजिए, अगर आपको कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स के सब्जेक्ट ले लीजिए। जैसे साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री था, आर्ट में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह के सब्जेक्ट हो गए, और कॉमर्स में आपके अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आ गए। तो ये था क्यूरिकुलम 2005 का स्वरूप कि हमें 1st से लेके 12th तक ये सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है, फिर हम देखेंगे कि ये जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा है जो 2005 में बनी थी उसकी क्या सिद्धांत है। देखिए, सिद्धांत में उन्होंने बताया कि सबसे पहला इसका सिद्धांत है कि संतुलित विकास। देखिए, हमें जो है बच्चों का संतुलित विकास करना है। ये नहीं है कि किसी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा तो जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बने, उसको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज हो, और किसी स्कूल का बच्चा जो है कम नॉलेज ले। तो हमें बैलेंस डेवलप करना है, हमें बच्चे का मेंटल डेवलप भी करना है, हमें उसका शारीरिक डेवलपमेंट भी करना है, हमें उसमें नैतिक मूल्य भी देने हैं और हमें उसे एक अच्छा नागरिक भी बनाना है, क्योंकि तभी बच्चे का पूर्ण विकास होता है या फिर संतुलित विकास होता है। नेक्स्ट है आपका संस्कृति का संरक्षण। इस पाठ्यक्रम का एक बहुत बड़ा सिद्धांत था कि हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है। ये नहीं कि हम इंग्लिश की लैंग्वेज की एजुकेशन लेनी है तो हमें सारा वेस्टर्न कल्चर लेना है, क्योंकि इंडिया का कल्चर सबसे प्राचीनतम कल्चर है और हमारा कल्चर बहुत ही श्रेष्ठ है। तो हमें अपने कल्चर को अपनाना है, इसलिए उन्होंने आर्ट या संस्कृति के विषय भी जो है उसमें शामिल किए, ताकि बच्चों को पता चले कि हमारी संस्कृति किस तरह की है, हमारा खान पान किस तरह का है, हमारी क्या वेशभूषा है, और कल्चरे जो भी उनकी संस्कृति है उसको वो प्रिजर्व करने में बच्चों को सहायक। नेक्स्ट है समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट, कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों को एडजस्टमेंट करना सिखाए। अगर एक ही क्लास में एक इंटेलिजेंट है और एक थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, एक बहुत अमीर बच्चा है, एक बहुत ही गरीब बच्चा है, तो उनमें आपस में एडजस्टमेंट आना चाहिए, उसमें कोई ईगो नहीं होना चाहिए, उनको कोई अपने को बहुत सुपीरियर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे शिक्षा लेते हैं तो उस वक्त सभी बच्चे जो हैं बराबर होते हैं, तो ये एडजस्टमेंट की फीलिंग उनमें आनी चाहिए। नेक्स्ट है एकता का सिद्धांत। देखिए, हमारे देश में एकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में हर 4 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है। तो यहाँ पे डिफरेंट वेशभूषा के लोग रहते हैं, डिफरेंट बोली के लोग रहते हैं, उनका खान पान अलग होता है। तो सबके जो है इतने विविधता का हमारा देश है, तो लेकिन फिर भी हम सब लोग क्या है, भारतीय है। तो हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो किसी धर्म विशेष या किसी प्रांत विशेष नहीं होनी चाहिए, वो सबको एकता में रहना सिखाए, क्योंकि तभी हमारे देश की उन्नति हो सकती है। नेक्स्ट था रुचि का सिद्धांत। देखिए, जो भी शिक्षा दी जाती है वो बच्चों की रुचि के हिसाब से देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे की साइंस में रुचि नहीं है
तो हमें उसको कंपल्सरी सब्जेक्ट की फॉर्म में 12th में नहीं पढ़ाना चाहिए। हमें बच्चे को आर्ट्स का भी ऑप्शन देना चाहिए और कॉमर्स का भी देना चाहिए। उसी तरह से अगर कोई बच्चा बड़े होके अकाउंट्स पढ़ना चाहता है, सीए करना चाहता है, तो उसे कॉमर्स सब्जेक्ट दिलाने में जो है हेल्प होनी चाहिए। तो बच्चों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जिस सब्जेक्ट में रुचि होगी उस सब्जेक्ट को बच्चा अच्छी तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट है नैतिकता का सिद्धांत, मॉरलिटी। देखिए, बच्चों में बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें मॉरल लेक्चर भी दें। इसीलिए मॉरल सब्जेक्ट बच्चों में जो था एक कंपलसरी था, क्योंकि उसमें मॉरल सब्जेक्ट में क्या होता था, किसी भी चीज़ को लेके, जैसे झूठ बोलना पाप है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो उसमें छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई जाती थी। उससे क्या होता था, उन कहानियों से बच्चों के मन में आ जाता था कि नहीं, देखिए लास्ट में जो है हमेशा अच्छाई की जीत होती है, ईमानदारी की जीत होती है, तो हमें भी ये गुण अपने में अपनाने चाहिए। तो बच्चों में नैतिकता का जो है विकास होना चाहिए। नेक्स्ट था मानवता का सिद्धांत। हमें ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने लिए सेल्फिश उद्देश्यों के लिए करें, हमारे को पूरे मानवता को देखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है विश्व को हम एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह मानते हैं, कि सिर्फ हम अपने और अपने परिवार और अपने देश के लिए भले के लिए ना सोचें, बल्कि हम पूरे विश्व को सोचें। देखिए, आज मोदी जी ने, जब आप देखते हैं कोविड है, तो कोविड की जो मेडिसिन बनी, जो वैक्सीन बनी, उसको उन्होंने सभी कंट्रियों में जहाँ पे अभी तक वो नहीं बनी थी एक्सपोर्ट किया कोवैक्सीन का। तो वो क्या है, मानवता के सिद्धांत पर ही आधारित है कि सिर्फ हमें अपने ही देशवासियों का नहीं, बल्कि हमारे लिए तो पूरा परिवार ही हमारे परिवार के लिए। तो ये कहलाता है मानवता का सिद्धांत। लास्ट है इसका उपयोगिता का सिद्धांत, कि हमें दिखाना चाहिए कि अगर हम वर्क एजुकेशन देनी चाहिए, जिससे कि बच्चों में श्रम के प्रति आदर हो, और उनको ये हो कि जो भी चीज़ बनाएं वो हमारे लिए या किसी ना किसी के लिए उपयोगी हो, या वो हमारी आजीविका कमाने में भी उपयोगी हो। इसीलिए बचपन से बच्चों को कुछ हस्त कौशल सिखाए जाते हैं। उन्हें गृह विज्ञान में निपुण किया जाता है, ताकि वो जो है पापड़ बनाने का बिजनेस कर सके, अचार बनाने का बिजनेस कर सके, राखी बनानी सिखाई जाती हैं, राखी बनाने का कर सके, हस्तशिल्प सिखाई जाती हैं, वो बहुत प्यारे प्यारे दीपक बनाना, बांस से बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाना, मटके बनाना, ये सब चीज़ें सीखती हैं। तो ये कहलाता है उपयोगिता का सिद्धांत। तो आपको पता चल गए होंगे कि एनसीएफ ने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए क्या स्वरूप दिए और इनके क्या सिद्धांत थे। अब हम देखेंगे कि इनके क्या उद्देश्य थे। इसका सबसे पहला उद्देश्य था मानवीय मूल्यों का विकास करना। देखिए, बालक जो है सबसे ज़्यादा जो भी सीखता है वो विद्यालय में ही सीखता है, क्योंकि फर्स्ट से 12th तक का जो पीरियड होता है इंसान के लाइफ का, उसी में वो सीखता है। बच्चा जो है एक कच्ची मिट्टी के समान होता है। जिस तरह से कमार मिट्टी को थाप के जो है उसे बड़ी सुंदर आकर्षक शेप देता है, उसी तरह से टीचर जो बच्चे को सिखाएगा वही उसके कोमल मन में प्रिंटेड हो जाता है और बच्चा वैसे ही बनता है। अगर टीचर खुद बहुत अच्छा है और वो मानवीय मूल्य से परिपूर्ण है, तो उसके पढ़ाए हुए छात्रों में भी बहुत ही मानवीय मूल्य आएंगे। तो मानवीय मूल्यों का विकास करना इस पाठ्यक्रम का एक मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट था राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, और जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया, हमारे यहाँ राष्ट्रीय एकता बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोली के, अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं, लेकिन हमारा भारत तो एक ही है, हम सब लोग भारतीय कहलाते हैं। तो राष्ट्रीय एकता हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे किसी धर्म विशेष को इम्पोर्टेंस न देके सभी धर्मों का आदर करना सिखाना चाहिए और राष्ट्रीय एकता को बल देना चाहिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। हमारे को जो है सिर्फ अपने मानवीय मूल्य को ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सद्भावना का विकास करना चाहिए, क्योंकि आज का एज एक ग्लोबल एज है। हम दूसरे देशों से कट के अपने देश की प्रोग्रेस नहीं कर सकते, हमें दूसरे देशों के साथ मिलके रखना चाहिए। तो हमें बचपन से ही बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि हमें दूसरे देशों के साथ भी मिलके रहना है, हमें जो है दूसरे देशों के साथ कोई उनका कटाव नहीं करना है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का हमें विकास करना चाहिए। नेक्स्ट था सामाजिक एकता की भावना का विकास करना। हमें अपनी सोसाइटी में इंटीग्रिटी बनानी चाहिए। अगर हमारी सोसाइटी में कोई कमज़ोर व्यक्ति है
तो सब व्यक्तियों को मिलके उसकी हेल्प करनी चाहिए ताकि हम उसका अपलिफ्टमेंट कर सकें, क्योंकि जो गरीबी है वही बेरोजगारी से उत्पन्न होती है और वो ही अपराध को जन्म देती है। अगर हम गरीब जो लोग जो होते हैं और समाज के जो अच्छे लोग हैं अगर गरीब लोगों की मदद करें, उनको उत्थान में उनका मदद करें, तो इससे सामाजिक एकता बढ़ती है और समाज में जो अपराध की प्रवृत्ति है वो भी कम होती है। लास्ट था इसका उद्देश्य अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। तो इस उद्देश्य का ये जो क्यूरिकुलम था इसका एक उद्देश्य था कि बच्चों को जो है अध्ययन के प्रति रुचि होनी चाहिए, मतलब टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को वो जो है बिल्कुल भी बोझिल ना लगे, बोरिंग ना लगे। अगर क्लास में बैठ के आपको सिर्फ पढ़ाते रहे तो आपको बहुत बोरिंग हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए खेल कूद भी होनी चाहिए, सांस्कृतिक आयोजन भी कराने चाहिए, डिफरेंट फेस्टिवल पे जो है फेस्टिवल मनाने चाहिए, बच्चों को आर्ट्स की एजुकेशन भी देनी चाहिए, म्यूज़िक की भी देनी चाहिए। तो इससे बच्चे की अध्ययन के प्रति रुचि रहती है और वो 10 चीज़ें सीखता है, उसमें हेसिटेशन ख़त्म होती है, वो स्टेज पे बोलना सीखता है, उसे दूसरे लोगों से कैसे मिलना जुलना है ये सब चीज़ें सीखता है। तो इससे धीरे धीरे उसकी अध्ययन के प्रति रुचि जागृत होती है। तो ये थे आपके राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के उद्देश्य। अभी इसके थोड़े से और उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है इसका सर्वांगीण विकास करना। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों का बहुमुखी उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। ओवरऑल डेवलपमेंट से मतलब है कि बच्चे का शारीरिक विकास भी हो, बच्चे का मानसिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो उसका, और उसके चरित्र का भी विकास हो। नेक्स्ट है संस्कृति का प्रिजर्वेशन करना। देखिए हमें अपने देश की संस्कृति की जो है उनको जो है शिक्षा देनी चाहिए कि हमारे प्राचीनतम नृत्य की संस्कृति कैसे थी, हमारा शास्त्रीय गायन कैसा था। इसीलिए स्कूलों में, कॉलेज में सांस्कृतिक आयोजन कराने चाहिए जिसमें देश की संस्कृति से हमें रूबरू होना चाहिए। तो जब बच्चे अपने देश की संस्कृति को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो अपनी संस्कृति को जो है आगे बढ़ा के ले जाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। हमें अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसे भी प्रभावशाली टीचर को बनाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि मोनो डायलॉग, कि टीचर सिर्फ बोल रहा है और जो है स्टूडेंट सुन रहा है, तो वो हमेशा बोरिंग हो जाती है। तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को मोटिवेट करे कि वो क्वेश्चन आंसर पूछे। क्वेश्चन आंसर से पूछने से क्या होता है कि बच्चा हमेशा अलर्ट बैठा रहता है। और उन्हें बच्चों को टूर पे ले जाना चाहिए, क्योंकि जब वो भ्रमण के लिए ले जाते हैं तो वो वहाँ पे जो है बच्चा घूम घूम के बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जैसे आपने जो है अगर उनको पंजाब घुमाने ले जाते हैं तो उन्हें पंजाब के कल्चर के बारे में पता चलता है। आप उन्हें हैदराबाद ले जाते हैं तो उन्हें हैदराबाद की संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो हिस्ट्री में आपको जगह जगह ले जाना चाहिए जिससे उनको वहाँ का क्या शासन था, उनकी वहाँ की मॉन्यूमेंट कैसी थी, इन सब बातों के बारे में पता चले। तो इस तरीके से टीचिंग को जो है बहुत प्रभावशाली बनाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षकों में आत्मविश्वास पैदा करना। इस उद्देश्य ये भी था कि सिर्फ हम बच्चों के हित के लिए ना सोचें, बल्कि शिक्षकों में भी आत्मविश्वास पैदा करें। हमें टीचर्स के लिए जो है जो योग्य शिक्षक हैं उनको ही जो है चूज करना चाहिए। शिक्षक को या तो प्राथमिक शिक्षा में तो बीटीसी किए होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर या उच्चतम स्तर पे जो है बच्चों का बीएड होना जरूरी है। तभी ऐसे टीचरों को हमें अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे टीचरों को पूरी ट्रेनिंग मिली होती है और उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो कॉन्फिडेंस जब उनमें ज़्यादा होगा तो वो भी बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। इसका लास्ट था कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना। देखिए पेरेंट्स बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसे कुछ हस्तकौशल आए, वो उच्च शिक्षा ले और फिर वो समाज में एक इज्जत की ज़िंदगी जिए। तो पेरेंट्स की ये जो एक्सपेक्टेशन होती है उसी तरह से इस शिक्षा का उद्देश्य था कि हमें अपने बच्चों को उसी अनुरूप जो है तैयार करना है ताकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को हम पूरा कर सकें। तो ये थे एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं थी। ये लास्ट टॉपिक है। पहले हमने स्वरूप पढ़ा कि क्या क्या हमें सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, फिर हमने इसकी जो है उद्देश्य पढ़े। अब हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं में क्या है आपका
कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश। हमें टीचिंग ऐसी करानी है कि बच्चे को ये बोझ ना लगे, बच्चे को ये ऐसा ना लगे कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है मैं तो भी पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसी टीचिंग मेथड लेने चाहिए कि जो कि टीचिंग से बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगे, उनका हर तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, उन्हें बाहर भी घुमाना ले जाना चाहिए और सिखाते हुए उन्हें डिफरेंट एक्टिविटी भी करानी चाहिए, कभी कभी उन्हें मैनेजमेंट गेम्स भी खिलाने चाहिए, उन्हें जो है शारीरिक गेम्स भी खिलाने चाहिए, आपको कंपटीशन भी कराने चाहिए, जिससे बच्चा बिना बोझल करे और जो टीचिंग वो सीख रहा है उसे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सीखे। नेक्स्ट है भाषाई शिक्षा का समावेश। देखिए एनसीएफ 2005 का कहना था कि बच्चों का भाषा पे बहुत ज़्यादा कमांड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक स्तर है तब तो आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में, जो आपकी मातृभाषा है, उसमें शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि उससे बच्चा जल्दी सीखता है, क्योंकि बचपन से बच्चे ने अपनी रीजनल लैंग्वेज को ही सुना है। लेकिन उसके बाद आज के ग्लोबल ट्रेंड को देखते हुए उसे अपने देश की मातृभाषा जो हिंदी है और दूसरी फॉरेन लैंग्वेज की भी शिक्षा देनी चाहिए, तभी जो है हम जो है ग्लोबल कंपटीशन को मीट आउट कर सकते हैं और फॉरेन एजुकेशन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट था सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था। इस पाठ्यक्रम में कहा गया कि हमारे जो विद्यालय स्थापित होने चाहिए वो सब जो है एक जैसे जनरल स्कूल होने चाहिए। ये नहीं किसी का पाठ्यक्रम अलग हो किसी का अलग हो, किसी में टीचर अलग टाइप से भर्ती की जाती हो किसी में अलग, पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि कि बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़े उसका उसी तरीके से विकास हो। तो सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही विवाद का विषय था कि जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो किस इंस्ट्रक्शन में पढ़ाया जाए। तो इसमें कहा गया कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों को जो है उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाना है, क्योंकि बच्चा बचपन से ही, जन्म से ही अपने पेरेंट्स से अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही उनकी बातें सुनता है, तो उसे रीजनल लैंग्वेज को कैच करना ज़्यादा ईजी होता है, वो अपने थॉट अपने एक्सप्रेशन रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। उसके बाद बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें दूसरी लैंग्वेज में जो है सिखाया जा सकता है। इसका लास्ट पॉइंट था इंक्लूजन ऑफ सेक्युलरिज्म, इट मीन्स धर्मनिरपेक्षता का समावेश। मैंने जैसे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी बताया था कि एनडीए की सरकार के बाद यूपीए की सरकार बनी थी। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो हम किसी भी धर्म विशेष को जो है अपने पाठ्यक्रम में इंक्लूड नहीं कर सकते। हमें हर धर्म को आदर देना है, समाज का और राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, हमारे लिए सब धर्म बराबर है। तो हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि उसमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा न दी जाए, बल्कि सभी धर्म के प्रति आदर करना सिखाया जाए और सम्मान करना सिखाया जाए। क्योंकि ऐसी शिक्षा को लेके जब बच्चा आगे जाता है तो वो सभी धर्मों के प्रति आदर लेता है, जिससे धर्म के आधार पे जो भेदभाव होता है और धर्म के आधार पे जो लड़ाई होती है वो खत्म हो सके। तो ये था आपका टोटल राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये पूरा का पूरा इसके जितने भी हेडिंग थी सबको कवर किया है। मैंने आपको इसकी जो है संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दिया, फिर इसका स्वरूप के बारे में बताया, फिर इसके सिद्धांत के बारे में बताया, फिर आपको इसके उद्देश्य के बारे में बताया और लास्ट में मैंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की विशेषताएं भी बताई। तो आपको एक ही वीडियो लेक्चर में सब चीज़ों की नॉलेज आ गई। तो आप दूसरे बच्चे को शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में जरूर आएगा, ताकि जिस तरह से आपको मेरी वीडियो लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है दूसरे बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।